हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाला जो चैप्टर था। हमने पढ़ लिया था अबाउट वाटर पोल्यूशन और जो एयर पोल्यूशन था उसके बारे में। नेक्स्ट आगे जो है कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर को। सो अब ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं, यानी जो सॉलिड वेस्ट है वो क्या होते हैं। तो ठोस अपशिष्ट में जो है जो भी कूड़ा कचरा जो हम फेंकते हैं, जो हमारे घरों से निकलता है, उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स या घर, कार्यालय, भंडार, विद्यालय आदि से जो भी निकलता है ये। सो नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट में घरों, कार्यालय, भंडारों और विद्यालय आदि से जो रद्दी निकलती है उसको हम सब जो है क्या कहेंगे, सॉलिड वेस्ट कहेंगे। जैसे कि पेपर हुआ, फूड वेस्ट हुआ, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, जो कुछ भी है जो सॉलिड होता है वो सब सॉलिड वेस्ट में आ जाएगा। सो इसको अगर हम जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है वॉल्यूम, इसको जलाने से क्या है कि इसका वॉल्यूम जो है, आयतन जो है इसमें कमी हो जाती है, लेकिन इससे एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो पॉल्यूशन से पॉल्यूशन हो रहा है। अब क्या है कि ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें जो जलाई नहीं जा सकती हैं और उनको जो है कम्प्लीटली जो है वो जलती नहीं, तो उनको हम डंप कर देते हैं। ऐसे जो डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पर। तो ये जो है खुले में फेंकने पर जो है चूहे और मक्खियों के लिए ये प्रजनन स्थल का कार्य करता है। तो ये बीमारियों का भी जो है एक कैरियर की तरह वर्क करता है, क्योंकि ज़्यादा मक्खियाँ और चूहे होंगे तो बीमारियाँ ही होंगी। तो अब यहाँ पे क्या है, जो सैनिटरी लैंडफिल है, यहाँ पे खुले स्थान में जो है जलाकर ढेर लगाने के बदले जो है ये अपनाया गया था। तो यहाँ हम जो है लैंडफिल्स करते हैं, जो लोअर लैंड होती है, जैसे कि ये लैंड है और यहाँ पे कुछ लोअर पार्ट है, तो यहाँ पे जो है कचरा डंप कर दिया जाता है और उसको फिल कर दिया जाता है और कुछ सालों तक जो है इसे यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद जब ये एकदम सेटल हो जाए, वेस्ट जो है पूरा अच्छी तरह से, तो यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह किया जा सकता है, पार्क वगैरह जो है बनाया जा सकता है। तो ये यहाँ पे जो सैनिटरी लैंडफिल में अपशिष्ट को जो है संलयन या कॉम्पैक्शन के बाद जो है गड्ढा या फिर खाई में डाला जाता है और यहाँ पे इसको प्रतिदिन धूल मिट्टी से जो है ढक दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये सॉलिड वेस्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है और वो जो लैंड है, वो जो डिप्रेस्ड पार्ट है वो भी फिल हो जाता है। लेकिन यहाँ जो गार्बेज है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्मफुल जो है, नॉन हार्मफुल जो है वो मटेरियल ही हो, हार्मफुल मटेरियल्स भी जो है वो होते हैं जो कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो लैंडफिल जो है वो रियल सॉल्यूशन नहीं है इस गार्बेज अमाउंट का, क्योंकि कितनी ज़मीन हमको ऐसे खाली मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से तो लैंड एक दिन ख़त्म ही हो जानी है, तो कूड़े के ढेर जो है वो लगे रह जाने हैं। सो इसके लिए क्या है कि हम लोगों को ही जो हम जो ह्यूमंस हैं हमको ही इसको जो है गार्बेज को रिड्यूस करना होगा, रिसाइकिल रीयूज़ करके। सो अब क्या है कि इससे जो रसायन है, लैंडफिल से जो रसायन है उनका रिसाव का खतरा भी रहता है, जो कि भूमि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी ये पॉल्यूट कर सकते हैं, उनको उनमें जल में जो है प्रदूषित हो जाते हैं ये। तो इसका एक ही जो सॉल्यूशन है कि हमको जो है एनवायरनमेंट के प्रति, जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ है उनके प्रति संवेदनशील होना होगा, सेंसिटिव होना होगा। तो जो वेस्ट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है बायोडिग्रेडेबल, जैव निम्नीकरण योग्य। दूसरा है पुनश्चक्रण योग्य यानी रिसाइकिल योग्य। और तीसरा है जैव निम्नीकरण अयोग्य, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो बायोडिग्रेडेबल को हम क्या कर सकते हैं कि ज़मीन में जो है रख सकते हैं उसको दबा के, और वो उसको नेचुरली जो है डिग्रेड होने के लिए छोड़ सकते हैं, ताकि उसकी बाद में जो है खाद बन जाए और फिर उसे यूज़ किया जा सकता है। और जो पुनश्चक्रण वाले जो पदार्थ है उनको हम वापस रिसाइकिल कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से अपघटन के लिए छोड़ दिया जाता है जो जैव निम्नीकरण वाले हैं, और अजैव निम्नीकरण वाले के लिए जो अब बच गए हमारे पास, तो रिसाइकिल वाले जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास की बॉटल्स हुई तो उनको रिसाइकिल किया जा सकता है। हमारे जो घरों में हम उनको कुछ दूसरे जो है सामान खरीदने के लिए बाहर से कंटेनर्स ना खरीद के उनमें जो है स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से जो वो रिसाइकिल हो जाता है, बहुत सारा सामान जो रिसाइकिल किया जा सकता है। अब बच गए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जैसे पॉलीथीन बैग्स हैं। तो अब इनको क्या है कि हमको कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि
स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी जो है, हमारे राजस्थान में भी जो गवर्नमेंट ने पॉली बैग्स पे बैन लगाया, लेकिन फिर भी हम लोग जो है पॉली बैग्स यूज़ करते हैं। तो इसके लिए या तो कपड़े का बैग लेना चाहिए या फिर जूट बैग जो है वो लेने चाहिए, ताकि प्लास्टिक का प्रयोग कम हो, और इसके बदले जो है हम लोग क्या है, कपड़े के बैग या फिर थैला या फिर जूट वगैरह के जो बैग है वो लेके जा सकते हैं, ताकि पॉलीथीन जो है उसका यूज़ जो है वो कम किया जा सके। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स है वहाँ से भी बहुत सारी जो हज़ार्डस वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, जैसे डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह और हार्मफुल केमिकल्स हैं। उसके अलावा जो पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला जो वेस्ट है वो वहाँ से निकलता है। तो जो हॉस्पिटल का जो डिस्पोज़ल है उसको केयरफुली जो है जो वेस्ट है उसको डिस्पोज़ल जो है केयरफुली डिस्पोज़ करना चाहिए। उसके पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए और फिर डिस्पोज़ल होना चाहिए। सो यहाँ से जो है इस तरह से हम कर सकते हैं। अब उसके अलावा ई वेस्ट की भी एक प्रॉब्लम है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो क्या करती है, अपना ई वेस्ट जैसे कंप्यूटर वगैरह जो है, मोबाइल्स वगैरह जो भी है, वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनको भेज देती है, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या है कि इनमें से जो है कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड वगैरह जो है रिकवर किए जाते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस में। लेकिन हमारी कंट्री क्योंकि डेवलपिंग है, हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जो है स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसमें जो है जो मैनुअल पार्टिसिपेशन जो है ज़्यादा होता है, तो उनको ये जो मेटल्स हैं इनका एक्सपोजर होता है और इनसे रिलेटेड जो है डिजीज़ हो सकती है उन वर्कर्स में। तो ये जो रिसाइकलिंग की जो ई वेस्ट डंपिंग जो है, इसका ये भी एक बहुत बड़ा इशू है ये। ये इसको हम कर सकते हैं कि जो ई वेस्ट है उसको रिसाइकिल कर दिया जाए और फिर वापस यूज़ कर लिया जाए। तो यही जो है इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दे रखी है हमको, जो रेडीमेड जो प्लास्टिक वेस्ट है उसके लिए एक रेमेडी दे रखी है। तो यहाँ पे एक अहमद खान जी हैं जो कि बेंगलोर में रहते हैं, और इन्होंने 20 ईयर्स तक जो है प्लास्टिक सैक्स का निर्माण किया था। लेकिन फिर इनको लगा कि नहीं, इससे जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टर्स जो कलेक्ट करते हैं, जो कचरा चुनने वाले जो है, उनसे इन्होंने वो सारे प्लास्टिक वेस्ट जो है लिया और उनको पुनश्चक्रित करके और पॉलीब्लेंड नाम का जो है एक मटेरियल, जो महीन पाउडर है, वो बना दिया। अब इस पॉलीब्लेंड को जो है अगर हम बिटुमिन के साथ मिलाते हैं और इसको सड़क बनाने में प्रयोग करते हैं, तो सड़क की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी वाटर रेजिस्टिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसको जो है यूज़ किया जा रहा है पॉलीब्लेंड को रोड्स बनाने में। ये जो पॉलीब्लेंड है इन्होंने बनाया था आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर के साथ मिलके और बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन के साथ। अब इससे क्या है कि जो रोड्स हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल बन रही है और जो पॉलीथीन बैग की जो प्रॉब्लम्स थी, जो वेस्ट की प्रॉब्लम थी, वो भी जो है सॉल्व हो रही है। अब एक कृषि रसायन और उनके प्रभाव, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो जैसे ही हमने जो है क्या क्या हरित क्रांति, इसके चलते हमने फसल उत्पादन में जो है उसको बढ़ाने के लिए अजैव यानी कार्बनिक उर्वरक और ये जो फर्टिलाइजर्स वगैरह और कीड़ानाशक, इनका जो है जो प्रयोग है वो कई गुना बढ़ गया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो एसेंशियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इनके साथ साथ जो नॉन एसेंशियल है उनके साथ साथ इनको भी जो है नुकसान होने लग गया। सभी अलक्ष्य जीवों और जो मृदा परितंत्र के महत्वपूर्ण घटक है उनके लिए ये जो है विषैले हो गए, जो ज़मीन है वो विषैली हो गई। उसके अलावा ये जो है पानी के साथ जो है बह के जो पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह, उसमें यूट्रोफिकेशन की भी प्रॉब्लम जो है वो जो बायोमैग्नीफाइड और जैव आवर्धित, ये जो है बायोमैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम जो है ये भी बढ़ गई, और यूट्रोफिकेशन, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो करेंटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और जो न्यूट्रिशन वगैरह है और जो लैंड की फर्टिलिटी है वो इससे डिक्रीज़ ही हुई है। मतलब हमको बार बार जो है यहाँ पे फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, केमिकल्स का जो है एडवर्स इफेक्ट होता है। अब क्या है कि इसकी केस स्टडी क्या है कि सोनीपत के एक किसान हैं जिनका नाम है रमेश चंद्र डागर। तो इन्होंने क्या किया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है,
जो बायो वेस्ट वगैरह है उसको यूज़ करके अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया है, मधुमक्खी का पालन और डेयरी प्रबंधन, जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्ट बनाने और कृषि कार्य को जो है एक तरह से लिंक कर लिया है इन्होंने। श्रृंखलाबद्ध परिक्रम में जो है ये करते हैं, और ये सारे जो है जो डेयरी फार्मिंग वगैरह जो है ये सब एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो काउ डंग वगैरह है, जो एनिमल वेस्ट है, वो मैन्योर की तरह काम कर लेगा, वेस्ट जो है उनका। सो उसे हम फर्टिलाइज़र की तरह काम ले सकते हैं। उसके अलावा जो बी वगैरह है वो पॉलिनेशन का काम कर सकती हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा कि पानी की समस्या जो है वो कम हो जाएगी, पानी जो है क्रॉप्स को अवेलेबल रहेगा। सो इस तरह से जो एनर्जी की नीड्स वगैरह हैं, और उसके अलावा नेचुरल गैस भी जो बायोगैस भी बन सकती है, जो एक्सक्रीटा है, कैटल एक्सक्रीटा, उससे। सो ये बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंट तरीका है वेस्ट को कम करने का और पॉल्यूशन को कम करने का, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इन्होंने एक जो है क्लब बनाया था, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, और इसमें करेंटली 5000 फार्मर्स जो है जुड़े हुए हैं, जिनको ये जो जैविक कृषि है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके बारे में बताते हैं। अब रेडियो सक्रिय अवशिष्ट, तो पहले तो क्या था कि न्यूक्लियर ऊर्जा जो है वो विद्युत उत्पादन के लिए गैर प्रदूषण तरीका जो माना जाता था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि इसके भी जो है बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेस्ट है उससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसे जो है जेनेटिक डिजीज़ जो है हो सकती है, वो इनहेरिट हो सकती है एक दूसरे में। तो यहाँ पे क्या था कि पहली बार असामयिक रिसाव हुआ था, जैसे कि 3 माइल आइलैंड में, उसके अलावा चेरनोबिल में, जो कि यूएसएसआर में है। और अभी भी ये यहाँ पे रेडिएशन का लेवल इतना है कि ये ह्यूमन लिविंग के लिए अनफिट है। ये बहुत साल हो गए हैं इसको हुए हुए, लेकिन ये अभी भी जो है बहुत अनफिट है। तो ये रेडियो सक्रियता जो है, ये अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की जो है प्रॉब्लम है यहाँ पे एक, और इनका अचानक से जो है रिसाव हो जाना भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इससे क्या होता है कि जो रेडिएशन है, जो न्यूक्लियर वेस्ट की, उससे म्यूटेशन होते हैं और बहुत हाई रेट पे होते हैं। सो हाई डोजेस जो है इसकी विकिरण की, ये घातक हो सकती है, लेकिन कम जो है डोज होती है वो क्या होती है कि कई तरह के विकार उत्पन्न कर सकती है। और इससे जो है सबसे अधिक बार बार होने वाला विकार जो है वो कैंसर है। सो न्यूक्लिक अपशिष्ट अत्यंत प्रभावकारी प्रदूषक है और इनके उपचार में अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत है। तो इसको क्या किया जाता है कि 500 मीटर की गहराई में जो है पृथ्वी में गाड़ा जाता है, चट्टानों के भी नीचे जो है। लेकिन ये भी जो है सही नहीं है, क्योंकि ये भी लीक हो सकता है और जो नीचे जो वाटर बॉडीज़ है उनको कंटामिनेट कर सकता है। सो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी। अब इसके बाद जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये सब जानते हैं। सो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है, ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो, उसमें क्या होता है कि एक जो गैसेस हैं, अगर ग्रीन हाउस नहीं होता, गैसेस नहीं होता, तो हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का, वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता, -18 डिग्री हो जाता एवरेज टेम्परेचर, जबकि अभी हमारा जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या है कि ये ग्रीन हाउस देखा होगा सबने। अब ग्रीन हाउस में क्या होता है कि जो पौधे जो कि विंटर के टाइम ग्रो नहीं कर सकते, उनको हम एक ग्लास के हाउस में जो है रख देते हैं, ताकि वो आराम से जो है ग्रो कर सकें, क्योंकि वहाँ उनको ऑप्टिमम जो है टेम्परेचर मिल जाता है, लाइट मिल जाती है। वो ग्लास का बना होता है तो लाइट भी मिल जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और हीट जो है वहाँ से एस्केप नहीं हो पाती उन ग्रीन हाउस से। तो सिमिलरली ये जो ग्रीन हाउस है वो वार्म रखता है जो इनसाइड का जो टेम्परेचर है उसको। तो यही जो इफ़ेक्ट है हमारे अर्थ को भी जो है वो गर्म रखता है। सेम यहाँ पे जो है ये जो किरणें हैं सूरज की, ये आई और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस बाहर चली जाती है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनको अवशोषित कर लेती हैं, जो दीर्घ तरंगे हैं जो विकिरण अवशोषित करती हैं और पुनः पृथ्वी की ओर जो है उत्सर्जित करती हैं। तो ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक पृथ्वी की सतह पर जो है उत्सर्जित करने हेतु दीर्घ तरंगे जो है वो विकिरण शेष नहीं हो रह जाता है, तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो इस प्रोसेस से जो हीटिंग है हमारे अर्थ की वो होती है। सो उसके अलावा जो क्लाउड्स और जो गैसेस हैं वो भी क्या करती हैं कि
सो ये अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है अभी तो, और अगर नहीं होती तो -18 डिग्री शून्य से जो है ये नीचे हो जाता है, यानी रहने लायक नहीं जो बचती ये अर्थ हमारे। अब क्या होता है यहाँ पे कि पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण जो है उसका लगभग 1/4 भाग जो है बादलों और गैसों द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि जो दूसरा चौथाई भाग है वो वायुमंडलीय गैस जो गैसेस प्रेजेंट है वो उनको अवशोषित कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और लगभग आधा भाग जो है वो पृथ्वी पर आ जाता है और उसको गर्म करता है, और इसमें से भी कुछ भाग जो है वो वापस लौट जाता है, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो वापस जो है लौट जाती है। इनका जो अंतरिक्ष में अवरक्त विकिरण के रूप में जो ऊष्मा के रूप में जो है ये उत्सर्जित करती हैं, हीट के रूप में उत्सर्जित करती हैं, लेकिन इनका कुछ भाग ही जो है वो अंतरिक्ष में जाता है, क्योंकि अधिकांश जो भाग है इसका मेनली जो पार्ट है इसका वो क्या होता है, वो वायुमंडल की गैसें हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, तो ये सारे क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनकी वजह से ही जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। अभी पास्ट जो सेंचुरी है उसमें अर्थ का टेम्परेचर 0.06 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो बढ़ गया है, और अगर ये इसी तरह बढ़ता गया तो फिर जो है बहुत सारी जो है क्लाइमेटिक चेंजेस हो जाएंगे और पृथ्वी जो है वो हमारे रहने लायक नहीं रहेगी। अभी 2021 तक जो है विश्व का तापमान 1.4 से लेके 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो बढ़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जो है बहुत सारे जलवायु परिवर्तन होते हैं, जैसे अल नीनो प्रभाव है, तो अल नीनो जो है वो हमारे इंडियन मानसून को भी प्रभावित करती है। इसके अलावा जो ध्रुवीय जो टोपियाँ हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, उनका पिघलना हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो बहुत सारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं इनके पिघलने से जो है वो डूब सकते हैं, क्योंकि जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके लिए हम जो इंसान है हम ही को कुछ करना होगा, तभी ये जब जाके जो है सही होगा। जैसे लॉकडाउन में जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है नेचर पे, हीलिंग प्रोसेस जो है वो हुआ है। अब ओजोन जो है उसका क्या है, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन दो तरह की होती है, एक बैड ओजोन होती है जो कि जो लोअर एटमॉस्फेयर उसमें ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म करती है, ठीक है। और एक होती है गुड ओजोन, अच्छी ओजोन, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है, और ये क्या करती है, जो पैराबैंगनी विकिरण है उनको अवशोषित करती है जो सूर्य से निकलते हैं। और ये पैराबैंगनी विकिरण जो है वो हमारे सजीवों की जो डीएनए और प्रोटीन जो है वो यूवीबी को जो है अवशोषित करते हैं, और इससे जो है क्या होता है कि डैमेज हो सकता है हमारी डीएनए को और हमारी बॉडी को। अब ये जो यूवी रेज हैं ये क्या करती है, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक कर देती हैं। जो थिकनेस है ओजोन की उसको मापा जाता है डॉप्सन यूनिट में। तो यूनिट याद रखना है, इसकी डॉप्सन यूनिट है। डॉप्सन यूनिट में जो है उसकी मोटाई को जो है मापा जाता है ओजोन की। इसकी जितनी ज़्यादा मोटाई होगी ये उतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी यूवी रेडिएशन को रोकने में। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको डिप्लीट करने में मदद करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके डिप्लीशन में, क्योंकि ये जाके जब ये ऊपर उठता है वायुमंडल में तब ये सप्ताहमंडल में पहुंचता है, और वहाँ पे ये पैराबैंगनी किरणों पर कार्य करता है, और जिससे क्लोरीन जो है वो रिलीज़ होता है, उसका मोचन होता है। और क्लोरीन जो है वो ओजोन के निम्नीकरण का जो है निम्नीकरण होता है, जिसके कारण आणविक ऑक्सीजन जो है उसका रिलीज़ होता है, यानी O3 जो होता है तो ये O2 में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ओजोन जो है यहाँ पे डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है यहाँ पे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो परमानेंट और कंटिन्यूस इफेक्ट रखते हैं ओजोन के डिप्लीशन में। ओजोन की जो मोटाई है, परत जो है वो उसका पतला होना ही जो है वो ओजोन छिद्र होता है। ऐसा नहीं कि छिद्र सच में हो गया, होल हो गया, उसकी मोटाई जो है थिकनेस है उसमें कमी आ गई है, तो उसे ही हम ओजोन छिद्र कहते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि यूवीबी रेडिएशंस जो है वो हमारे को बहुत नुकसान करती है। इससे हमें जो है बहुत जो है जैसे कि हमारे त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण दिखते हैं, इसकी कोशिकाएं जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, और त्वचा का कैंसर हो सकता है। उसके अलावा आँखों में जो है उसका कॉर्निया जो है यूवीबी विकिरणों के कारण जो है हमारे शरीर में यूवीबी
अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो है उनका अवशोषण करता है कॉर्निया। तो कॉर्निया जो है इससे डैमेज हो सकता है और जिसे हम हिम अंधता कहते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस या फिर मोतियाबिंद जो है वो भी हो सकता है इसके कारण। सो कॉर्निया को बचाने के लिए, अंधे होने से जो है बचने के लिए हमको क्या करना होता है, जब हम स्नो पीक्स पे जब जाते हैं तो जो स्पेशल ग्लासेस है वो पहने जाते हैं ताकि जो यूवीबी रेडिएशंस है वो हमारी आंखों को डैमेज ना करें। सो ये जो ओजोन है इससे रिलेटेड एक प्रोटोकॉल किया गया था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्रोटोकॉल्स है ये किससे रिलेटेड है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है। ये 87 में जो है साइन किया गया था, लेकिन 89 से जो ये प्रभावी हुआ था। सो अब संसाधन के अनुचित उपयोग और अनुचित अनुक्षरण द्वारा निम्नीकरण। सो यहाँ पे जो है इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो हो रहा है रिसोर्सेज का और उनका मेंटेनेंस। तो यहाँ पे इस डिग्रेडेशन जो होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने जो फर्टाइल टॉप सॉइल है उसको डेवलपमेंट होने में बहुत सारी जो है सैकड़ों वर्ष लगते हैं उसको। जब ये रिमूव कर दी जाती है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, मनुष्य के क्रियाकलापों से, जैसे अधिक खेती करने से या फिर ज़्यादा चराई करने से, तो और वनोन्मूलन से, यानी जो है फॉरेस्ट हमने रिमूव कर दिया, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग हो गई, ओवर कल्टिवेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, या फिर पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस जो है ये ऊपर वाली लेयर जो है वो चली जाती है, तो इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे सालों में ये जो वहाँ पे इस कारण जो शुष्क भूमिखंड बन जाते हैं और कालांतर में जब ये भूमिखंड आपस में जुड़ जाते हैं तो ये मरुस्थल यानी डेजर्ट का निर्माण करते हैं। और पूरे विश्व में ये माना जाता है कि मरुस्थलीकरण खासकर बढ़ते हुए जो शहरीकरण है उसके कारण है। ये एक मुख्य समस्या है क्योंकि हमने ज़्यादा कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं जंगलों की जगह, तो डेजर्टिफिकेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। उसके अलावा एक जलाक्रांति या फिर और मृदा लवणता यानी वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज हो तो उससे क्या होता है कि वाटर लॉजिंग की जो प्रॉब्लम है, जलाक्रांति जो है वो हो सकती है बिना जो है अगर उचित निकास के बिना सिंचाई करें हम। इसके अलावा ये जो है अफेक्ट करती है क्रॉप्स को, और सॉल्ट जो है जो सरफेस पे नीचे है सॉइल के वो ऊपर आ जाता है इसकी वजह से। तो जब लवण जो है भूमि की सतह पर एक परपट्टी के रूप में जमा हो जाता है और पौधों की जड़ों में एकत्र होने लगता है। और ये जो वाटर जो सेम की समस्या है जो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में है, ये उसी की जो है एक इम्प्रॉपर, क्योंकि जो कैनाल है उसके किनारे किनारे ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है। सो ये जो पौधे की जड़ों में एकत्रित होने लगता है जो लवण है, और लवण की बढ़ी हुई मात्रा फसल की वृद्धि के लिए जो है नुकसानदेह है और कृषि के लिए बेहद हानिकारक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो हरित क्रांति के कारण आई हैं हमको वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी की, क्योंकि हरित क्रांति के लिए हमने कैनाल्स बनाए और कैनाल से जो है ये दिक्कत हो गई। अगर हम वो नहीं करते तो भी दिक्कत होती। सो दिक्कतें सबकी सब में है, बस उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब है वनोन्मूलन यानी जो डिफॉरेस्टेशन है उसका। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जो नॉन फॉरेस्टेड एरियाज है, देखो 40% जो वन है वो नष्ट हो गए हैं उष्णकटिबंध में, जबकि 1% जो है नष्ट हुए किसमें, शीतोष्ण क्षेत्र में केवल 1% वन ही नष्ट हुए। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 20वीं सदी के प्रारंभ में जो भारत में कुल वन क्षेत्र जो है 30% भाग पर था, लेकिन ये होने चाहिए 33% पे, ठीक है ना। जो भारत का राष्ट्रीय वन नीति है 1988 उसके सिफारिश की गई कि जो मैदानी इलाके वहाँ पे 33% जंगल होने चाहिए, लेकिन कितने हैं 21.54% रह गए। और पर्वतीय क्षेत्रों में ये 67% जंगल होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। हम अंधाधुंध जो है कटाई करे जा रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं। इसकी बहुत सारी जो है वजह से ये हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, उसके लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए, उसके अलावा इमारती लकड़ी और काष्ठ ईंधन, पशु फार्म और अन्य कई उद्देश्यों के लिए जो है वन काटे जाते हैं। उसके अलावा जो आदिवासी लोग हैं वहाँ पे काटो और जलाओ कृषि यानी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। उत्तर भारत में ये पूर्वी राज्यों में जो है झूम खेती की जाती है, जो झूम कल्टीवेशन है वो किया जाता है, यानी एक जंगल को साफ़ कर दिया जाता है, वहाँ पे 2-3 साल तक क्रॉप ली जाती है, फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो गए और दूसरी जगह
वही प्रोसेस अपनाया जाता है। तो इससे जो है डिफॉरेस्टेशन जो है वो बढ़ रहा है। सो इसको भी जो है रोकना होगा। सो वनों को क्या करते हैं, जला देते हैं और उसकी राख का उपयोग जो है उर्वरक के रूप में करते हैं, और भूमि का प्रयोग जो है खेती के लिए और पशु चारागाह के रूप में जो है किया जाता है। बाद में जो है उसको छोड़ दिया जाता है और पुनः, ताकि वो पुनः उर्वरक हो जाए, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, जंगल ऐसे ही नहीं उग जाते हैं। तो अब क्या है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है वनों के कटाई से, और वृक्ष जो है, क्योंकि जो जंगल है वो कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक की तरह काम करते हैं। लेकिन अब जब वन ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, उससे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ेगा। तो ये साइकिल होती है एक पूरी कंप्लीट इस तरह से। सो वनोन्मूलन के कारण नष्ट हो रहे हैं क्या, बहुत सारे जो है जैव विविधता हमारी जो है नष्ट हो रही है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे आवास जो है वो नष्ट हो रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो नष्ट हो रही है। इसके कारण जलीय चक्र बिगड़ जाता है और मृदा का अपरदन होता है, और चरम मामलों में जो मरुस्थलीकरण है, डेजर्टिफिकेशन है, वो हो सकता है। अब पुनर्जीवीकरण यानी रिफॉरेस्टेशन वो प्रक्रिया होता है जिसमें वापस जो है पेड़ लगाए जाते हैं, वन लगाए जाते हैं जो कभी पहले मौजूद था और उसको नष्ट कर दिया गया है। तो रिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली हम लोग भी जो है करवा सकते हैं वहाँ पे पेड़ पौधे लगाकर। सो इससे जो है बायोडाइवर्सिटी भी जो है वो बच सकती है। तो अब देखो यहाँ पे केस स्टडी है कि एक अध्ययन है यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में 1731 में जोधपुर के जो राजा थे उन्होंने क्या कहा था कि उनको अपना महल बनवाना था और उसके लिए लकड़ियाँ काटने के लिए उन्होंने भेज दिया था। तो ये बहुत ही खेजड़ली जो गांव है वहाँ पे अभी मेला भी लगता है, इसका विश्व में एकमात्र मेला है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए है, जो खेजड़ली गांव में लगता है। तो यहाँ बिश्नोई परिवार के लोग जो है वो रहते थे, और उन्होंने जो अमृता देवी है उन्होंने क्या किया कि वो लोग पेड़ों से चिपक गए थे, और जो राजा के जो लोग थे उन्होंने उनको पेड़ों के साथ ही काट दिया था। तो इस तरह से फिर राजा को बाद में पता चला, तो वो जो पेड़ों की कटाई है वो रुकवाई गई। सो ये अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो है भारत सरकार ने देना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान किया था पर्यावरण के संरक्षण के लिए। बहुत सारे लोगों ने जो है अपना बलिदान दिया था उस टाइम। सो इसके अलावा जो है एक चिपको मूवमेंट हुआ था जो गढ़वाल हिमालय में, ये जो है 1974 में हुआ था। ये ठेकेदारों द्वारा काटे जा रहे वृक्षों की रक्षा के लिए जो है चिपक जो स्थानीय महिला हैं उन्होंने काफ़ी जो है बहादुरी से इसको रोका था। सो ये चिपको मूवमेंट 1974 में हुआ था। और अब जो है कि जो स्थानीय समुदाय की भागीदारी के महत्व को जो है महसूस करते हुए भारत सरकार ने 1980 के दशक में संयुक्त वन प्रबंधन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जो है ये बनाया था यहाँ पे, ताकि लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करें इसमें। सो इसके बदले में उनको जो है फॉरेस्ट और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने दिए जाते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, गम है, रबर, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पॉल्यूशन वाला, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।